हेलो एंड वेलकम टू होम पुश क्लासेस कंपटीशन वेंचर ऑफ एससीए। आज हम थर्ड लेक्चर जो है वो हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। तो आगे की तरफ जो है हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिटिश के एडवेंट के बारे में। अब देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में दो चीजें पढ़ी थी, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। हमने ये चीज पढ़ा था कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया में किस तरह से आए थे। तो उसमें हमने 1600 से लेके 1717 तक कुछ पॉइंट्स आपको जो है वो मैंने समझा दिए थे, जिसमें मैंने ब्रिटिश का एडवेंट कैसे हुआ था, मेजर मेजर चीजें क्या, औरंगजेब से क्या बात हुई थी, कलकत्ता कैसे स्टैब्लिश हुआ था, ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे। और 1696 में जो फोर्ट विलियम बना था उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो ऊपर ऊपर से मोटा मोटा आइडिया हमको ब्रिटिश के एम्पायर का लग गया कि वो किस तरह से आपके इंडिया में आए थे। और हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैप भी यहाँ पे दिया है कि ब्रिटिश का 1700 में यहाँ पे सेटअप जो था वो किस तरह से था। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो पिंक एरिया है दैट डिफाइंस द ब्रिटिश एम्पायर, ये सारा ब्रिटिश एम्पायर को डिफाइन कर रहा है, जितना भी आपका पिंक एरिया। और बाकी सारा अंदर का जो एरिया है ये आपके पास लोकल जो किंग्स थे, मराठास थे, हैदराबाद थे, मैसूर थे, ट्रेवेनकोर का किंगडम था, ये सब ये डिफाइन हो रहा है। और बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ समझने वाली, सारे कोस्टल एरियाज जो है वो ब्रिटिश ने एक्वायर कर लिए। कोस्टल कर लिए तो ट्रेड इजी हो गया। तो दिखती सी बात है कि ब्रिटिश की ट्रेड मोनोपोली तो इंडिया में होनी शुरू हो गई थी। साउथ ईस्ट एशिया के एरिया से सामान उठाया, इंडिया में रखा, इंडिया से यूरोप ले गए। ये सीधा सा फंडा इनका था, वो चल रहा था। तो द इंग्लिश वेंचर टू इंडिया वाज इंटरेस्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मैंने पहले भी बताया, 1600 में ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसको ईआईसी के नाम से हम जो है वो जानते हैं। वही यहाँ पे आपके आके ट्रेड कर रहे थे। एंड दे वर नॉट द रूलर्स, they were only traders, please keep this in mind। सिर्फ ट्रेडर्स है, रूल यहाँ पे उस समय पे मुगल कर रहे हैं। अगर मैं 1600 की बात करता हूँ तो 1600 में यहाँ पे जो रूल कर रहा था इंडिया में वो अकबर था। 1600 में यहाँ पे कौन था? अकबर था। और ब्रिटिश सिर्फ ट्रेड करने यहाँ पे आए थे, which received its monopoly rights of trade in 1600 from the British government। गवर्नमेंट से ट्रेड के राइट मिल गए। Its initial capital was less than 1/10 of the Dutch's company। कैपिटल का मतलब है पैसा, मनी। इनिशियल कैपिटल मतलब इनिशियल जो इनके पास पैसा था वो डच से 1/10 था। बेटा डच इज हॉलैंड और नीदरलैंड जिसको हम आज के समय पे बोलते हैं, वो भी उस समय में बड़ी जबरदस्त ट्रेडिंग कंपनी थी। तो जो डच है उनसे सिर्फ 1/10, तो अगर डच के पास 100 रुपया था तो इनके पास सिर्फ 10 रुपया था इन्वेस्ट करने के लिए। एंड द कंपनीज ऑब्जेक्टिव वाज द स्पाइसेस ऑफ ईस्ट इंडीज। बेटा ये है ईस्ट इंडीज, बार बार बता रहा हूँ, ईस्ट इंडीज इज द ग्रुप ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, थाईलैंड, उसके नीचे चले जाओ आप मलेशिया, उसके नीचे चले जाओ आप इंडोनेशिया। ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर ईस्ट इंडीज एंड इट वेंट टू इंडिया ओनली फॉर द सेकेंडरी पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द कॉटन ट्रेड। सिर्फ इंडिया में सिर्फ कॉटन का ट्रेड करने गए थे कि भाई वहां से कॉटन, रास्ते में हमको स्पाइस का ट्रेड तो मिल ही रहा है, तो अब यहाँ से कॉटन करेंगे, आगे की तरफ से जाएंगे। England's exclusion from Indonesia by the Dutch in the same period determined that India should be the chief theater of English activity in Asia। यहाँ बेटा एक चीज समझाना चाहूंगा, ब्रिटिश इंडिया में 1605 में प्रॉपरली पहली बार, 1600 में तो आ ही गए थे, बट 1605 में ट्रेड करने के लिए आए थे। यहाँ पे सिर्फ इनका एक ट्रेडिंग एक पॉइंट था कि चलो सिल्क का ट्रेड करेंगे, बट मेजर इंटरेस्ट ब्रिटिश का इस एरिया में था। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन थे बेटा? डच। और डच ने लात मार के ब्रिटिशर्स को वापस इंडिया में फेंक दिया। तो इंडिया में ब्रिटिश जो ट्रेड करने आए ये मर्जी से नहीं आए थे, मजबूरी से आए थे। ये दिमाग में हमेशा चीज जो है वो याद रखनी है। यहाँ पे आए मजबूरी से, इन्होंने यहाँ पहुंचे, बट आज के समय में हम जैसे जानते हैं 1600 से 1947 तक लगातार इन्होंने हमारे देश के ऊपर जो है वो राज किया। British trade was of trade in bulk instead of in the highly priced luxury goods। बल्क का मतलब क्या है? जैसे अब सपोज करो आपके दो फोन है, एक एप्पल का फोन कोई बोलता है और एक रेडमी का बोलता है। अब रेडमी का 20-22 हजार का आएगा, एप्पल का 1 लाख का आएगा, तो वो लग्जरी गुड है जो एप्पल का फोन है। बल्क का मतलब रेडमी। तो सारे लोगों में 100 में से 80 लोगों के पास तो बल्क का प्रोडक्ट होगा, 20 के पास ही लग्जरी गुड होगी। तो ब्रिटिश बल्क में काम करती थी कि अपना सामान मैक्सिमम बेचो, चाहे सस्ता बेचो, जैसे बेचो बेचो। हाईली प्राइस्ड गुड से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो कोई कोई खरीदेगा, फेमस तो होगा नहीं। तो इनका ट्रेड जो था वो बल्क था। इंस्टेड ऑफ द प्राइस लग्जरी गुड्स इट वर्कड इन द कॉम्पिटिटिव इंस्टेड ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंडीशंस। मोनोपोलिस्टिक होता है एक मत अधिकार, मतलब मेरा ही राज, कोई और भी। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल पर्सन रूल। कॉम्पिटिटिव मतलब जब 10-12 आपके इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे हो जाए आपस में कॉम्पिटिटिव काम करें, तो ये कंपटीशन में काम करते थे ताकि दूसरे की मार्केट खत्म कर दें और खुद राज करने के आ जाए। मद्रास एंड गुजरात सप्लाइड गुड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड सिल्क कॉटन कहां से आता था? मद्रास और गुजरात से, और गुजरात से ही इंडिगो आता था। सिल्क, शुगर, ये सारी चीजें आपके पास आती थी। ये स्लाइड थोड़ा इकट्ठा हो गया। एंड के बाद आएगा सॉल्ट बिट्रे, जो गन पाउडर है।
गन पाउडर आता था बंगाल से, ये भी याद रखना। While there was a spice trade along the Malabar coast from 1615 on the comparative basis with Dutch and the Portuguese, opium was shipped to East Asia where it became the basis of Anglo-Chinese trade। अब याद रखना ओपियम जो है, ओपियम वॉर्स हुई थी, देयर वर, आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में टॉपिक आता है, इसको हम ओपियम वॉर्स बोलते हैं। ओपियम वॉर्स हुई थी बेटा चाइना के साथ, इसको एंग्लो चाइनीज वॉर बोलते हैं। हुआ क्या, ये बेसिकली चाइना का बेटा एरिया, अगर हम मैप देखेंगे तो ये एरिया चाइना का। तो चाइना जो था ना वो बड़ा कंजर्वेटिव ख्यालात का था, यहाँ घुसना आसान नहीं था, बट ब्रिटिश ने यहाँ पे ओपियम घुसा दिया। क्या घुसा दिया? ओपियम। नशे की आदत डाल दी, यहाँ पे नशे की कंजप्शन बढ़ने लगी, और नशा बेसिकली लेके कहां से आ रहे थे? इंडिया से। इस अफगानिस्तान वाली बेल्ट से लेके आते थे, इंडिया लेके जाएंगे, यहाँ बेच देते थे। जब लोगों को नशे की आदत पड़ी तो लोगों ने और नशा मांगना शुरू किया। ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले 400 ट्रक ओपियम के भेजे थे, और लास्ट में जाके वो क्वांटिटी जो थी वो 4 लाख तक पहुंच गई थी। तो 4 लाख एक समय में यहाँ पे ओपियम के ट्रक्स जाने शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे नशे की लत बढ़ गई, जिसके कारण से चाइना और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई, जिसको हम ओपियम वॉर्स के नाम से जो है वो जानते हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ने के लिए ये हम बात। The company had many difficulties in England. There was mercantile disapproval and mercantile jealousy of the company's monopoly. Moreover, government instability threatened the company's privilege. हुआ क्या? कंपनी तो यहाँ पे रूल कर रही है, सारी चीजें कर रही है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? क्योंकि जो इंग्लैंड के लोग थे ना, उनको लग रहा था कि यार जो लोग गए हैं वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं यार, उनका तो मोनोपोली बन गया, कोई रोकने वाला उनको नहीं है। तो वहां के लोग जो थे वो जेलस होना क्या हो गए, स्टार्ट। King Charles I encouraged the rival courting association and Oliver Cromwell allowed virtual free trade 1657। इस लाइन को आप स्किप भी कर सकते हैं, ये किसी और चीज के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इस लाइन को आप छोड़ दें, सिर्फ किंग चार्ल्स वन याद रखना कि उस समय किंग कौन था। In 1702 the government insisted on merger which was completed in 1708 under the name of United Company of Merchants of England trading to East Indies। This was the body that 40 years later launched on the sea of Indian politics। अब ध्यान से समझे, हुआ क्या? ये जेलसी होनी शुरू हो गई इंग्लैंड में। तो क्या हुआ? राइवल एसोसिएशंस, राइवल होती है कंपटीटिव एसोसिएशंस। जैसे अगर सपोज करो इंग्लैंड में इंडिया में कोई ट्रेड कर रहा है, सपोज करो अडानी ट्रेड कर रहा है, ठीक है जी, तो अडानी की कंपटीशन में भी तो 4 कंपनियां खड़ी होंगी ना। अब वो जो 4 कंपनी है उनको अगर अडानी गिरा देता है तो अडानी सुप्रीम हो गया। इसी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी, उसने जितनी भी राइवल एसोसिएशंस बनी उन सबको गिरा दिया, और फाइनली 1702 में सबका जो है वो मर्जर हो गया, और ये मर्जर होके एक नाम बना यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड, जो फिर बाद में 1857 में जाके जिसने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, या जिसको हम ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना के यहाँ पे रूल करना जो है वो शुरू कर दिया था। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इन इंडिया द कंपनी सफर्ड अ सीरियस सेटबैक when it resolved under the inspiration of Sir Joshua Child to resort armed trade and to attack Mughals। अब यहाँ पे कहानी आती है बेटा, क्या 1686 में जो ब्रिटिश थे ना, ब्रिटिश ने बेसिकली क्या किया, ब्रिटिश जो आपके पास यहाँ पे लोग थे उन्होंने पंगा ले लिया औरंगजेब के साथ। अगर हम इंडिया का मैप बनाए इस तरह से, ऐसे हम 2 एरिया बनाते हैं, तो यहाँ पे एक जगह आती है जिसको हम बोलते हैं सूरत। अब सूरत जो था वो औरंगजेब का एरिया था। यहाँ से जो शिप्स जाती थी, इन शिप्स के ऊपर ब्रिटिश ने जो है वो अटैक कर दिया। औरंगजेब को गुस्सा आ गया तो उसने 1686 में सूरत से जितने भी ब्रिटिश है उनको भगा दिया, और उनको हेड करने वाला पर्सन कौन था? जोशिया चाइल्ड। तो एम्परर औरंगजेब वाज टू स्ट्रांग, हाउएवर द वेंचर एंडेड इन डिजास्टर। आउट ऑफ दिस फियास्को केम बोथ द फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता। हुआ क्या, जब 1686 में भगा दिया तो 1690 तक इनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अब यहाँ पे तो हार गए थे, तो इस कारण से कलकत्ता वाली साइड को जो है वो मूव कर गए, और तभी उन्होंने 1690 में यहाँ पे कलकत्ता बनाया। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जॉब चेरनॉक वाज द पर्सन जिसने कलकत्ता को एस्टैब्लिश किया, आज के समय में कोलकाता बोला जाता है। दैट हैड एडवांटेज ऑफ अ डीप एंकरेज एंड द एज ऑफ फोर्टिफाइड फैक्ट्रीज सराउंडिंग इन द योर सैटेलाइट टाउन्स। तो याद सिर्फ इसमें इतना रखना है कि 1686 में जोशिया चाइल्ड जो है उसको किसने भगा दिया था यहाँ से? जोशिया चाइल्ड को भगाने वाला जो पर्सन था वो यहाँ से कौन था आपके पास? औरंगजेब। फिर 1686 से 90 तक ब्रिटिश जो थे वो दोबारा एस्टैब्लिश होते रहे, और जब वो दोबारा एस्टैब्लिश हुए 1690 में, तो जॉब चेरनॉक के अंदर उन्होंने कोलकाता, इन्होंने ये वाला पोर्ट जो है वो छोड़ दिया और कलकत्ता की तरफ जो है मूव करना शुरू कर। These were the answers with the Mughal consent to increasing Indians' insecurity. The Madras factory was fortified and the Fort William in Calcutta followed in 1696। तो मद्रास फैक्ट्री बनी थी बेटा 1639 में, फर्स्ट फैक्ट्री जिसको हम बोलते हैं, और आपके पास 1696 में फोर्ट विलियम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। The company thus had with the independent Bombay 3 centers of power in India। अब ध्यान से समझना कौन कौन सी होगी बेटा? बंगाल पहली पावर, सबसे पहले कौन सी बनी थी 1639 में? आपका
1639 में बना आपके पास कौन सा, मद्रास। फिर आपके पास 1687 में क्या बना, बॉम्बे। और लास्ट में 1773 में बेसिकली क्या बना, बंगाल। तो 3 सेंटर इनके एस्टैब्लिश हो गए थे। जो 1773 में तो चलो मेजर पावर बनी, बट 1696 में जब यहाँ फोर्ट विलियम बन गया था, उसी समय में बंगाल मेजर पावर आपकी बन गई थी। तो 3 सेंटर्स ब्रिटिश के बन गए, मद्रास बन गया, बंगाल बन गया, और तीसरा क्या बन गया, बॉम्बे। फॉर द नेक्स्ट हाफ सेंचुरी द कंपनी confined its relations with the Mughals, who had now spread to the deep south Madras, disputes over rights in the terms of trade। तो जो लास्ट में इनके जो मुगल्स के साथ रिलेशन थे वो भी क्या कर गए, सुधर गए। बट आउटकम यही था कि जो ब्रिटिश है उसके 3 सेंटर ऑफ ट्रेड बन गए। अभी भी बेटा दे आर नॉट द रूलर्स, इनके सिर्फ ट्रेडिंग सेंटर्स बने। बंगाल भी एक सेंटर है, बॉम्बे भी एक सेंटर है, और मद्रास भी एक सेंटर जो है वो बन गया। ये एक मैप आपके लिए बना हुआ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मुगल एम्पायर, जितना भी ये वाला एरिया है, ये सारा उस समय में मुगल एम्पायर था। ये सारा बेटा कौन सा एम्पायर था, आपका मुगल एम्पायर था। ये भी मुगल एम्पायर था, बट जो धीरे धीरे औरंगजेब के हाथ से जो है वो छूट रहा था, ये दूसरा था। उसके अलावा जितना भी कोस्टल एरिया है ना, जितना भी कोस्टल एरिया, ये सारा कोस्टल एरिया जो था, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइंस बनी है, ट्रेडिंग सेंटर्स बने हुए हैं। ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, सबके अपने अपने सेंटर्स बन गए थे। तो बेटा इस मैप को जब आपको ये स्लाइड जब मिली, तो उसके बाद आपने इस मैप को तसल्ली से स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, और इस मैप को आपने आसानी से जो है वो तसल्ली से देखना है, जिससे आपको सिचुएशन समझ आएगी कि 1700 के समय में इंडिया की सिचुएशन क्या थी। तो मुगल तो रूल कर रहे हैं, बट कोस्टल एरिया सारे किसके पास चले गए हैं, आपके यूरोपियन पावर्स के पास चले। नेक्स्ट, यूरोपियन सेटलमेंट्स। ये भी एक मैप बेटा आपकी डिटेल के लिए हमने दे दिया है। इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स है जिसको आप ध्यान से, सूरत कब बना, दमन कहाँ बना, बसीन, बॉम्बे, गोवा, तो इसको आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, मैप से समझ आ जाएगा। यहाँ लेजेंड्स दिए हुए हैं कि यूरोपियन सेटलमेंट कौन सी है, इंग्लिश की कौन सी है, फ्रेंच की, डच की कौन सी, डैनिश, सब यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। आप ये सारी चीजें जो है वो डिटेल में देख के इसको अकॉर्डिंगली जो है वो समझ सकते। अब आगे हम पढ़ते हैं एडवेंट ऑफ फ्रेंच। अब हमने ब्रिटिश तो पढ़ लिया, अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज द एडवेंट ऑफ फ्रेंच, की आपके फ्रेंच इंडिया में किस तरह से आए। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, फ्रेंच इंडिया में आए 1660। फ्रेंच क्यों हुआ है, क्योंकि फ्रेंच और जो ब्रिटिश की कभी भी आपस में नहीं बनी, ये चीज याद रखना बेटा आपने। और फ्रेंच को जब पता लगा कि 1600 में यार ब्रिटिश चले गए हैं और बड़ा बड़ी पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, 1664 तक आते आते बहुत अमीर हो गए थे फ्रेंच, ने बोला यार हम भी चलते। अब प्रॉब्लम क्या थी फ्रेंच और ब्रिटिश में, फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी बेटा, पहले एक और चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ब्रिटिश के लिए यूज नहीं होता। अगर मैं ब्रिटिश आगे लगा दूं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच आगे लगा दूं तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज लगा दूं तो पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंट्री में आगे लगाता जाऊंगा उसके आगे ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब, अगर मैं वर्ल्ड मैप देखूं, अगर मैं वर्ल्ड मैप आपके पास चलता हूं, अगर मैं आपके पास एक बार वर्ल्ड मैप आपको दिखाऊं, तो ये सारे एरियाज जो है ना, ये सारा, ये जो इंडिया है, इंडिया को इंक्लूड करके सारे जितने भी आपके एरियाज है ना, इन सारे एरियाज को ईस्ट इंडीज बोला जाता है। तो ईस्ट इंडीज मतलब तो क्या हो गया, ईस्ट वर्ल्ड आ गया, इंडिया आ गया, और आगे कंपनी। तो ईस्ट इंडिया में ट्रेड करने के लिए कंपनी जिस कंट्री ने बनाई, चाहे वो ब्रिटिश ने बनाई, चाहे पोर्चुगीज ने बनाई, चाहे फ्रेंच ने बनाई, वो कंपनी जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो ट्रेड आपके पास करेगी। तो ये चीज आपने दिमाग में जो है वो याद रखनी है। ठीक है जी। तो अब हम साथ नेक्स्ट आपको जो चीज बताएंगे वो क्या था, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि फ्रेंच और ब्रिटिश में डिफरेंस क्या था। जो ब्रिटिश थे ना, वो बेसिकली एक प्राइवेट फर्म थी जो यहाँ ट्रेड करने आई, और जो फ्रेंच थे वो एक गवर्नमेंट फर्म थी, जो मतलब कहने की दैट वाज गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट। तो उनको हर डिसीजन गवर्नमेंट से लेना पड़ता था, और ब्रिटिश जो थी एक प्राइवेट फर्म थी, तो उनको किसी से कोई डिसीजन लेना नहीं पड़ता था। तो ये दोनों के अंदर जो है वो बेसिकली क्या था, डिफरेंस था। तो इस कारण से इस दोनों के बीच में बेसिकली क्या था, डिफरेंस था। इस कारण से जो ब्रिटिश है वो ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे, ब्रिटिश जो थे वो इंडिया में ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे एज कंपेयर टू योर फ्रेंच इन इंडिया। फ्रेंच जो थे वो इतने सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं रहे थे, और ब्रिटिश जो थे वो यहाँ पे ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे। इसका रीजन सिर्फ यही है कि ब्रिटिश वाज अ प्राइवेट फर्म एंड फ्रेंच वाज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। The difference between the working of both the companies was that the French were the state governed, but the British were independent of their government. In 1668, they established their first factory in Surat, and 1669
द सेकंड फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम। और बेटा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये क्यों हुआ था, क्योंकि 1664 में फ्रेंच जो थे वो इंडिया में स्टैब्लिश हो गए थे, और स्टैब्लिश होने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था उनका एक मिनिस्टर था कॉलबर्ट, और किंग था लुइस द 14th। तो जो मिनिस्टर था और जो किंग था, इन दोनों के ऊपर प्रेशर बना कि यार ब्रिटिश इतना पैसा कमा रहे हैं तो हम भी वहां जाके ट्रेड करेंगे। इस कारण से 1664 में ये इंडिया में आए, और 1668 में पहली फैक्ट्री और 1669 में दूसरी फैक्ट्री इन्होंने जो है वो स्टैब्लिश कर दी। पहली फैक्ट्री थी बेटा सूरत में, और दूसरी कहां थी आपकी मसूलीपट्टनम में। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती बेटा वो आती पौंडीचेरी। पौंडीचेरी 1673 में स्टैब्लिश किया, और आज के समय में भी बेटा अगर पौंडीचेरी आप जाएंगे तो आपको बहुत सी फ्रेंच सेटलमेंट्स जो हैं वो वहां पे दिख जाएंगी। दे लेड द फाउंडेशन ऑफ पौंडीचेरी व्हिच लेटर बिकेम देयर हेडक्वार्टर्स। फ्रेंच ऑल्सो एस्टैब्लिश द फैक्ट्री एट चंदरनगर। ये चीज आपने दिमाग में जो है वो याद रखनी है। लास्ट आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं वो आते हैं डच, जिनको हम नीदरलैंड्स आज के नाम से भी जानते हैं, या इस कंट्री को हम हॉलैंड भी बोलते हैं, या इनके लोगों को हम ऑरेंज के नाम से भी डिफाइन करते हैं। दीज आर ऑल द नेम्स गिवन टू द डच। So the weakening of Portuguese enabled the English Dutch merchants to use the Cape of Good Hope in India to join the race of empire। तो अब देखो 1498 में कौन आ गया बेटा, पोर्चुगीज, और 1600 के बाद इंडिया में कौन आने शुरू हो गए, ब्रिटिश, और साथ में डच। मैंने पहले भी बताया कि डच जो थे वो ईस्ट इंडीज में, मतलब मलेशिया, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज में पावरफुल थे, और उन्होंने ब्रिटिश को लात मार के कहां पे भेजा था बेटा, इंडिया में भेजा। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, ये चीज दिमाग में याद रखनी। At the end, the Dutch gained control over Indonesia and British over India, Ceylon and Malaya। मैंने पहले ही बताया, मलया का मतलब है मलेशिया या मलय पेनिनसुला। In 1595, 4 Dutch ships sailed to India by the Cape of Good Hope। बेटा Cape of Good Hope जो है वो अफ्रीका में है। अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बेटा ऐसे रफ जैसा ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बनाएंगे, तो इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। आप मैप्स में देख सकते हैं बाद में, वर्ल्ड मैप में। तो ये केप ऑफ गुड होप से, तो ये ऊपर से यूरोप के लोग आते थे, यहाँ से रास्ता निकाल के इंडिया की तरफ जाते थे, तो इस कारण से इसे बोलते हैं कि वाया केप ऑफ गुड। In 1602, the Dutch East India Company was formed and Dutch States General gave it a charter empowering it to make a war, conclude treaties। तो मतलब 1602 में इनकी कंपनी बन गई। Like Portuguese, Dutch treated the people of India with cruelty and exploited them ruthlessly। But मैंने बताया कि जो डच थे और जो पोर्चुगीज थे, उनकी प्रॉब्लम यही थी कि हमको बड़ी क्रुएलिटी के साथ ये डील करते थे। Whereas जो ब्रिटिश थे उनके अंदर पेशेंस थी। क्रूअल वो भी हुए, बट तब हुए जब ब्रिटिश यहाँ पे पावरफुल आपके हो गए थे। However, Dutch were more interested in Indonesia, मैंने जैसे बताया, so they didn't appoint any governor in India, but governor of Indonesia itself administered India। 1690 headquarters shifted from Pulicat to Nagapattinam। 1690 में आपके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो पुलिकट से नागापट्टनम की तरफ को शिफ्ट हो गए। The Dutch have built forts and their settlements। अब बेटा ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला फोर्ट गुस्तावस इन चिंसूरा, फोर्ट गैल्डेरिया इन पुलिकट एंड डेविड इन देवनपट्टनम। ये बेटा रट्टा ही मार लेना, इसको याद कर लेना, जाके तो हम देख नहीं सकते, बट इस तरह के स्टाइल में फोर्ट्स आपके बनाते थे, तो ये आपने फोर्ट बेटा याद रख लेंगे। ये तीनों फोर्ट आपके इंपॉर्टेंट है, डच के डायरेक्टली आपसे पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। बट फाइनली हम क्या पढ़ेंगे कि रीजन क्या था डच के डिक्लाइन का। अब डच का सबसे बड़ी बात ओवर सेंट्रलाइजेशन, मतलब प्रॉब्लम पता क्या थी कि वहां के जो लोग थे ना वो वहीं बैठ के सब गवर्न करना चाहते थे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। यहाँ आना नहीं चाहते हैं, वहीं से कंडीशंस दे रहे हैं, तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। नेवी इकोनॉमी वीक थी एज कंपेयर टू पोर्चुगीज एंड ब्रिटिश। बैटल ऑफ क्लोचेल इन ट्रेवेंकोर, मतलब इंडिया के जो ट्रेवेंकोर के रूलर थे उनसे 1741 में हार गए थे, और 1759 में ये ब्रिटिश से हार गए थे, जिसको हम बैटल ऑफ पिडारा बोलते हैं। पिडारा इज इन बंगाल। पिडारा आपके पास कहाँ पे, आपके पास बंगाल में। तो इन 1759 बंगाल Dutch were expelled from India। This was in fact the Vengeance Act where British were expelled from Indonesia। जैसे ब्रिटिश को इंडोनेशिया से भगाया था, वैसे डच को इंडिया से उन्होंने भगाया। ये बैटल बेटा याद रखना 1740-59 की बैटल ऑफ पेडेरा की। ये बैटल आपकी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।